नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा विद चित्रा, वो मंच जहां सत्ता से सवाल होते हैं, नीतियों की पड़ताल होती है, फैसलों के पीछे की सोच देश के सामने रखी जाती है। और आज हमारे साथ हैं भारतीय राजनीति का एक ऐसा चेहरा जिसने जमीन से जुड़ी राजनीति की एक अलग पहचान बनाई। 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 6 बार सांसद, 6 बार विधायक बने। मौजूदा मोदी सरकार में आप कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में देश के करोड़ों किसानों, ग्रामीणों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और इतनी सारी उपलब्धियां पाने वाले आप देश के एकमात्र नेता भी बन चुके हैं। शिवराज जी के बारे में कहा जाता है आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज जी की भाषण शैली भी इसी नारे के अनुरूप नजर आती है। मौजूदा वक्त के सबसे तेज रफ्तार से भाषण देने वाले आप नेता हैं और उनकी रफ्तार 202 शब्द प्रति मिनट होती है। जी राम जी बिल पेश करने के बाद शिवराज जी का जोश पूरी तरह से हाई है, मगर मनरेगा से जी राम जी नाम रखने से क्या बदल जाएगा, इसी मुद्दे पर करने के लिए चर्चा इस वक्त खुद हमारे साथ मंत्री जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। चित्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर? इतने जोश के साथ पूरा दोनों ही सदन को हिला दिया आपने जी राम जी बिल पर। नहीं, जिंदगी एक मिशन है और जो काम है उसको ठीक से, योजना है उनको ठीक ढंग से जनता के बीच रखने की मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि लोगों की सेवा ही भगवान की पूजा है। तो जो हम कर रहे हैं जनता के लिए वो ढंग से जनता तक पहुंच जाए। जनता तक पहुंच तो जाए, लेकिन जब मैं आपके ऑफिस में आई दिल्ली में, वैसे तो हमने भोपाल का और जगह का आपका ऑफिस देखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपकी कुर्सी के ठीक पीछे ऊपर की तरफ लिखा हुआ है राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो ये जी राम जी वाला आइडिया यहीं से तो नहीं निकल कर आ गया? भगवान राम हमारे आदर्श हैं, वो हमारे अस्तित्व है, आराध्य हैं, प्राण हैं, भगवान है, भारत की पहचान है। वो रोम रोम में रमे हैं, हर सांस में बसे हैं। और मैं मानता हूं कि राम राज्य के बारे में, आदर्श के बारे में जो कहा गया है वो यही है कि दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज का मतलब ये है कि जनता को दैविक और भौतिक ताप कष्ट ना हो। मतलब तो मन में ये लगता है कि आदर्श वो है राम, और जनता की सेवा राम का काम है, क्योंकि जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। ये मैं अंतरात्मा से मानता हूँ, हृदय से मानता हूँ। और इसलिए मैंने पीछे लिख रखा है कि जनता की सेवा किए बिना या जनता का काम पूरा किए बिना विश्राम करना नहीं है। ये जिंदगी का मिशन है, लक्ष्य है। और ये 2005 से आपके तकरीबन हर ऑफिस में इस तरह से लिखा हुआ रहता है आपकी कुर्सी के पीछे। ये प्रेरणा देता। अब आप घुसे और सामने देखा, इसके बाद बैठे कि करना क्या है तुझे, देख। विपक्षी दल लेकिन आरोप लगा रहे हैं कि नाम बदलने की सनक सवार है आप लोगों के ऊपर। बापू के नाम को देश से मिटाना चाहती है बीजेपी। बापू जी के आदर्श को जिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अपनी पंचनिष्ठाओं में बापू जी के सामाजिक और आर्थिक दर्शन को हमने केंद्र बनाया है और अनेकों योजनाएं उस प्रेरणा से हमारी निकली है। हम केवल बापू जी को नहीं मानते, बापू की मानते भी हैं। जो सनक की बात कर रहे हैं, सनक तो उन पे सवार थी अपने एक परिवार के नेताओं के नाम पर योजनाओं की नाम रखने के। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों योजनाओं के नाम स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर, स्वर्गीय इंदिरा जी के नाम पर, स्वर्गीय राजीव जी के नाम पर रखे गए। कितनी योजनाओं के नाम महात्मा गांधी जी के नाम पर रखे। फिर दूसरी बात, बापू के आदर्शों की हत्या तो कांग्रेस ने उसी दिन कर दी जिस दिन बापू जी ने कहा था, जनवरी 1948 में, कि कांग्रेस भंग कर दो, आज़ादी मिल गई, लोक सेवक संघ बना दो और बाकी राजनीतिक दल बने अपने हिसाब से। लेकिन आज़ादी की विरासत का राजनीतिक लाभ लेने के लिए कांग्रेस भंग नहीं की गई। बापू की उसी दिन नहीं मानी। बापू के आदर्शों की हत्या तो देश के विभाजन के साथ हो गई। बापू जी के आदर्शों की हत्या तो आपातकाल लगा के इंदिरा जी ने की थी। बापू के आदर्शों की हत्या तो यहाँ संतों पर गोलियां चला के कांग्रेस की सरकार ने की थी। घपलों और घोटालों का देश बना के बापू के आदर्शों की हत्या की गई। कांग्रेस ने बापू जी की कभी नहीं मानी। हम बापू जी, दीनदयाल जी, जयप्रकाश जी, तो कुल मिला के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, हम जो गरीब को
नारायण मान के काम करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके पीछे ये दर्शन है, ये सोच है। लेकिन शिवराज जी, अगर जैसा कि आपने सदन में भी जानकारी दी थी कि अलग अलग नाम, चाहे सड़कों के हो, स्टेडियम के हो, खेलों के पुरस्कारों के नाम हो, वो नेहरू परिवार से जुड़ा हुआ अगर है तो गांधी जी के नाम पर तो वैसे ही कम परियोजनाएं थी, अब जो है उसको भी बीजेपी हटा रही है। नई परियोजना आप लाते, उसका नाम जी राम जी रख देते, इसी को बदलने की जरूरत क्या थी? पहली चीज तो ये कि एक के बाद एक अनेकों योजनाएं आती है एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी। अगर ग्रामीण विकास की दृष्टि से देखें, गांव में रोजगार देने की दृष्टि से देखें, तो 1963 से एक के बाद एक योजनाएं बनती रही। कई योजनाएं बनी, अलग अलग सरकारें लेके आई। काम के बदले अनाज, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना तो कांग्रेस की सरकार नहीं बनाई थी, यूपीए की सरकार ने। फिर जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल के नरेगा कर दिया। फिर नरेगा से जब ध्यान में आया कि नहीं, ये 2009 आ रहा है तो महात्मा गांधी जी के नाम का कुछ लाभ मिल सकता है चुनाव में, तो आपने महात्मा गांधी जी के नाम पर रख दिया। जवाहर लाल जी के, श्रद्धेय नेहरू जी के नाम पर जो योजना थी उसका नाम आपने बदल के नरेगा किया, तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? कोई नई योजना आती है तो उसका नया स्वरूप भी होता है, नया नाम भी होता है, लेकिन इस नाम में बापू के आदर्श समाहित है। बापू जी ने ये कहा कि भारत के गांव भारत की आत्मा है और गांव नष्ट हो गए तो भारत नष्ट हो जाएगा। और एक गांव की जो उन्होंने कल्पना की थी, स्वावलंबी गांव, जहां जरूरत की चीजें बाहर से बहुत ना मंगाना पड़े, जहां रोजगार के अवसर आसानी से मिल जाए, गरीबी मुक्त गांव। इस योजना में आप देखेंगे विकसित भारत, ठीक है, इसका शब्द, और विकसित भारत हमने नाम इसलिए रखा कि विकसित भारत के लिए विकसित गांव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण का, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का एक अभियान चल रहा है और गांव उसके केंद्र में है। क्योंकि गांव का विकास होगा तभी तो भारत विकसित बनेगा। तो इसको विकसित गांव से भी जोड़ा, रोजगार से भी जोड़ा, आजीविका से जोड़ा। तो इस नाम में पूज्य महात्मा गांधी जी के आदर्श समाहित है। और बापू तो एक विचार है, गांधी एक विचार है, जो किसी योजना, एक योजना के नाम पे कोई बापू जी का नाम जिंदा है क्या? बापू जी तो विश्ववंद है, दुनिया उनकी पूजा करती है, लेकिन उनके आदर्शों के अनुरूप इस योजना का काम है और इसलिए नाम भी वैसा है। हाँ, लेकिन इस नाम में आपको जी राम जी लेकर आना पड़ा ना। अब एक पक्ष ऐसा कह रहा है कि विभाजनकारी सोच है ये भारतीय जनता पार्टी की। बताइए, जो लोग जय श्री राम को लेकर जब भी सवाल खड़े होते हैं, वो खासतौर से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तो JSR कहती है, लेकिन अब मुस्लिम वर्ग को बोलना पड़ेगा ना जी राम जी, वो इतना लंबा नाम है, कैसे पुकारेंगे? नहीं, पूरा नाम विकसित भारत, रोजगार, मतलब जो हमारा रोजगार फॉर आजीविका मिशन, पूरा नाम लेना। पूरा नाम तो कैसे ग्रामीण भारत में लिया जाएगा? आप लोग चाहते हैं कि हर किसी की जुबान पे जी राम जी आ जाए? नहीं, राम के नाम पे आपत्ति अगर आ ही गया, ये तो शॉर्ट फॉर्म है जी राम जी, शॉर्ट फॉर्म है योजना का, आपने देखा। तो अगर आ गया तो इसमें आपत्ति की क्या बात है? मुस्लिम वर्ग को महात्मा गांधी जी का नाम, महात्मा गांधी जी का नाम लोग रहते हैं MG रोड, महात्मा गांधी मार्ग को जी, महारानी लक्ष्मीबाई MLB कह देते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म की परंपरा ही रही है। हम तो चाहेंगे कि पूरा ही नाम ले लो। अब नाम तो आपने बदल दिया, ये बताइए ग्रामीण भारत की तस्वीर कितनी बदलेगी? 125 दिनों के रोजगार का आप वादा कर रहे हैं। मैंने यूपीए और एनडीए दोनों ही सरकारों के रिजल्ट खंगाले मनरेगा को लेकर। हमने देखा कि 100 दिनों का रोजगार भी बमुश्किल कहीं कहीं मिला है, उतना भी दे पाने में दोनों ही सरकारें सक्षम नहीं हो पाई। तो 125 दिनों की क्या गारंटी है? पहले तो मैं एक अंतर स्पष्ट करना चाहूंगा चित्रा जी। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने यूपीए से बहुत बेहतर इस योजना का क्रियान्वयन किया। अगर आप देखेंगे 2005-06 जब से ये योजना बनी, तब से लेके 2013-14 तक इस योजना पर करीब 2 लाख करोड़ रुपया खर्च हुए। और अगर 2014 से 24 तक लगाएं, 24-25 तक, तो 8 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा इस योजना पर खर्च किए गए। आप राज्यवार बजट का आवंटन देख लें इस योजना के अंतर्गत, कांग्रेस से चौगुना जी, वो राज्य भी, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो
बंगाल हो, अलग अलग जो बीजेपी शासित राज्य नहीं थे, वहां भी कांग्रेस या यूपीए की सरकार से कई गुना ज्यादा बजट देने का काम हमने किया। इसका मतलब हमारे इरादे साफ थे कि योजना का बेहतर ढंग से हम क्रियान्वयन करें। कई तरह के सुधार भी किए, शिकवा शिकायतें योजना के बारे में होती रही, तो सुधार के बीच बीच में प्रयत्न भी किए गए। तो नंबर 1, हमने उनसे कई गुना बेहतर चलाने की कोशिश की। मैंडेज अगर आप देखें तो वो हमने ज़्यादा क्रिएट किए। रोजगार अगर देखें तो हमने ज़्यादा रोजगार दिया। पैसे अगर आप देखें तो हमने ज़्यादा खर्च किए। काम अगर देखें तो पूर्ण किए गए कामों की, कंप्लीटेड वर्क्स की जो संख्या है वो हमारी बहुत ज़्यादा थी, तो उनसे तो कई गुना ज़्यादा हमने बेहतर किया। नंबर 1। तो फिर भ्रष्टाचार कैसे हो गया? आपने अगर 4 गुना पैसे मनरेगा में लगा दिए और आप कह रहे हैं कि नहीं उसमें भ्रष्टाचार था, उसको खत्म करने के लिए हम ये नया बिल नए रूप में लेकर आ गए। पूरे देश में अलग अलग जगह से लगातार ये शिकायतें आती रही कि इस योजना में करप्शन बहुत है, और कई तरह, जैसे सीधी बात है कि काम लेबर तो करते नहीं है, काम कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है, काम मशीन से हो रहा है, मजदूर को पैसा नहीं मिल रहा है। हमने फिर एक परिवर्तन ये किया कि डीबीटी होगी, डायरेक्ट मजदूर के खाते में ही पैसा जाएगा। उसके बाद भी कई तरह की अनियमितताएं, ऐसे काम हाथ में ले लिए जाते हैं कि नहर की सफाई करनी, अब 2 दिन नहर की सफाई और पानी छूट गया नहर में, मेजरमेंट ढंग से होता ही नहीं है। तो कई तरह की शिकायतें आती थी। उनको बीच बीच में कोशिश की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस योजना को ठीक किया जाए, लेकिन बाद में जब कई जगह से बात आई, साल भर से हम कंसल्टेशन भी स्टेक होल्डर्स से कर रहे थे कि भाई इस योजना में कमियां कहाँ हैं और क्या सुधर सकती है, तब अंत में ये मन बना कि इस स्वरूप में ऐसे योजना चलाने के। अच्छा, दूसरी एक बड़ी बात थी, देखिए 10 लाख करोड़ रुपया से ज़्यादा खर्च हुआ, लगभग 10 से लेके 11 लाख करोड़ के आसपास। गांव में कितने परमानेंट असेट्स क्रिएट हुए? एक जगह मिट्टी डली, दूसरे साल साफ हो गई, फिर मिट्टी डल गई, फिर एक सड़क बनी कच्ची, फिर वो खत्म हो गई। इस पैसे का उपयोग, जो भारत की जनता का पैसा है, क्या गांव के ढंग से विकास में नहीं किया जा सकता? ये विचार मन में आया। तो एक चीज ये कि रोजगार तो निश्चित तौर पर मिले, उस अवसर को तो बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे, लेकिन इतनी विशाल धनराशि का उपयोग गांव के विकास में होना चाहिए। परमानेंट असेट क्रिएट होना चाहिए। वहाँ स्कूल की जरूरत है, स्कूल बनना चाहिए। आंगनवाड़ी की जरूरत है, आंगनवाड़ी बनना चाहिए। सड़क की जरूरत है, सड़क बनना चाहिए। नाली की जरूरत है, नाली बनना चाहिए। वहाँ अगर आजीविका मूलक कामों की जरूरत है तो उनके लिए इंफ्रा क्रिएट होना चाहिए। और ये अगर ढंग से क्रिएट हो गया तो हम गांव की हालत बदल देंगे, क्योंकि अब जो बजट में प्रावधान किया है, 2 चीजें, एक 100 से बढ़ा के 125 दिन। आपने ये बात सही कही कि कई जगह एवरेज उतना नहीं मिला, 50 के आसपास रोजगार मिला, लेकिन 40 लाख परिवार ऐसे थे जिनने 100 दिन काम किया। 40 लाख परिवार, उसका मतलब 2 करोड़ की पॉपुलेशन उस पर डिपेंड करती है। अगर वो 100 से ज्यादा दिन करना चाहते हैं तो उनको अवसर है 125 दिन तक काम करने का। लेकिन दूसरे इस काम से, इस जो रोजगार के अवसर देने से हमने काम को जोड़ दिया। अब विकसित ग्राम पंचायत का प्लान बनेगा, ये प्लान गांव ही बनाएगा, कोई दिल्ली से नहीं है, और वो गांव तय करेगा कि हमारे कौन कौन से काम होंगे। दिल्ली से प्लान जाएगा और इम्प्लीमेंट, केंद्र सरकार अपनी सोच थोपना चाहती है। ये बिल्कुल भारत में भ्रम है, अफवाह फैलाई जा रही है। हाँ, हम ये जरूर तय कर रहे हैं कि भाई कितने काम किए जा सकते हैं। जैसे एक जल संरक्षण का काम, वाटर लेवल नीचे जा रहा है, कई जगह 1000 फीट से लेके 1400 फीट नीचे चला गया। क्रिटिकल ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरसेंगे। अगर हम ये तय करते हैं कि इससे जल संरक्षण के काम पंचायतें कर सकती है, तो इसमें गलत क्या है? आप तालाब बनाइए, आप पर्कुलेशन टैंक बनाइए, आप चेक डैम, स्टॉप डैम बनाइए, इसमें दिक्कत क्या? ये गांव तय करेगा। उसकी पंचायतें आपको आइडिया भेजेंगी या दिल्ली से आइडिया जाएगा और कहा जाएगा आप इसका पालन करें? हमने केवल ये कहा है कि इसमें जल संरक्षण के काम आप हाथ में ले सकते हैं अगर जरूरत है तो। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई भी काम आप जो गांव में जरूरी है वो हाथ में, जैसे मैंने कई नाम आपको बताए कामों के, वो आप हाथ में ले सकते हैं। तीसरी चीज, इसमें आजीविका मूलक गतिविधियों को आप हाथ में ले सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप आज एक ताकत बन के खड़ा है और बहनें लखपति बन रही है। अगर उनको काम के लिए सेट की जरूरत है, ठीक है, अगर एफपीओज को कोई इंफ्रा की जरूरत है, पैक्स को किसी चीज की जरूरत है, तो वो क्रिएट आप
कर लीजिए। इसमें एक चीज और जोड़ी कि अभी प्राकृतिक आपदा के समय ये पता चला कि कई जगह अगर ड्रेनेज का ठीक सिस्टम होता तो पानी इतना भरता नहीं, डूबने से बच जाते। रिटर्निंग बाल अगर होती तो पानी घुसता नहीं। पंजाब में ये जानकारी मिली, तो ये लगा कि प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए कुछ काम अगर किए जा सकते हैं तो इस धनराशि का उपयोग किया जा सकता है। कहने में लेकिन एक मिनट, काम कौन से करना है ये तय करेगी ग्राम सभा, ग्राम पंचायतें। लेकिन कामों की एक सूची के ये काम किए जा सकते हैं जो बहुत व्यापक है। ठीक है, तो रोजगार उन कामों में मिलेगा ही, काम भी तो हो जाए तो गांव बदल जाएगा। तो यानी कि अभी 11 सालों से काम नहीं हो रहा था। कई जगह बिल्कुल नहीं हुआ, मेरा नहीं कहना है, अच्छी पंचायतों ने अच्छा काम किया है, लेकिन कई जगह ऐसे काम भी जिनका उपयोग उतना नहीं है, जिनका मेजरमेंट ढंग से नहीं हो सकता, मूल्यांकन ढंग से नहीं हो सकता, ऐसे काम भी ले लिए गए। और इसलिए जरूरी है कि काम ऐसा हो जो गांव के काम आ जाए भाई। ठीक है, राज्यों को लेकर भी आपने कई सवाल खड़े किए और अब तो 40% पैसे उन्हें ही खर्च करने पड़ेंगे। उस सवाल का जवाब भी आपसे मैं जानना चाहूंगी, लेकिन उसके पहले आपने कहा कि भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त था, तो क्या कुछ राज्यों के नाम आप बता सकते हैं जहां पर मनरेगा में भ्रष्टाचार की खबर निकलकर सामने आई, आप तक पहुंची? मैं कोई ब्लेम ठीक है नहीं लगाना चाहता, लेकिन कई राज्य कहीं कम कहीं ज्यादा। अब पश्चिम बंगाल में तो हमको योजना को रोकना ही पड़ा, इतनी अनियमितताएं सामने आई। अभी मैं पंजाब गया था जी। मजदूर मिले मुझे, वो तो आप वीडियो मिल जाएगा आपको। मजदूरों ने कहा कि नहीं मिलेंगे हम ग्रामीण विकास मंत्री से, तो फिर मैं उनसे मिला और सैकड़ों मजदूर थे जिनने कहा कि हमें काम नहीं मिल रहा। हम पता चला कि सड़क किनारे सफाई कर दी गई, उसमें मनरेगा का पैसा लग गया, नहर छील दी और उसमें मनरेगा का पैसा लग गया। ऐसे अनेकों राज्यों से कहीं से कम कहीं से ज्यादा इस तरह की शिकायतें आती थी। आपने भी तो दो विपक्षी राज्यों के ही नाम लिए ना, व्यापक, तो भ्रष्टाचार की एक भी बूंद, एक भी दाग बीजेपी शासित राज्यों मैंने पर कहा नहीं। कहीं कम कहीं ज्यादा। हाँ, अलग अलग जगह कई तरह की शिकायतें आई। जिस राज्य ने ढंग से योजना क्रियान्वित की वहां कम गड़बड़ें हुई, ठीक है। और जिस योजनाओं ने ध्यान, कई ने तो फिर ये मान ही लिया कि ये तो आ रहा है पैसा तो ज्यादा से ज्यादा आने दो, कैसा भी खर्च हो जाए, तो वहां ज्यादा गड़बड़ें हुई। ठीक है, अब उनको रोकने के उपाय करना भी जरूरी है, विकास के काम गांव में हो जाए ये भी जरूरी है, और 100 के बजाय 125 दिन रोजगार मिले ये सबसे जरूरी है। और इसलिए हम लोगों ने दिन बढ़ाए। नंबर 1, काम ग्राम की सभा तय करेगी, लेकिन उसका दायरा क्या क्या हो सकता है वो चीजें हमने बताई कि ये इस तरह के काम आप, अब 4 कामों में तो सैकड़ों, जो 4 श्रेणियां बनी, सैकड़ों काम उसमें आ जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण चीज की जो मैं आपके माध्यम से जानकारी भी देना चाहूंगा कि इसमें एक असंतुलन था। ठीक है, विकसित ग्राम पंचायत में सरपंच ज्यादा एक्टिव है, वो ज्यादा पैसा ले गया। सीधी सादी ग्राम पंचायत को ये ट्राइबल मान लीजिए, वहां सरपंच उतना एक्टिव नहीं है, बीडीओ या उतना अफसर के पास भाग दौड़ नहीं कर पाया, तो पता चला वहां कम पैसा चला गया। जहां जरूरत ज्यादा रोजगार और काम की थी, विकास की, वहां पैसा कम गया। तो अब इसमें हमने ये किया कि अब पंचायतों की ग्रेडिंग राज्य करेंगे, हम नहीं करेंगे। ठीक है, A, B, C 3 ग्रेडिंग करेंगे वो अपने राज्य की पंचायतों की। ए का मतलब सबसे ज्यादा जरूरत जहां रोजगार की भी है और जहां विकास की भी है। अब जैसे मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहें तो इंदौर के बगल के गांव में विकास भी हो गया और मजदूरी भी इंदौर में बेटर मिलती, तो उतनी काम की जरूरत नहीं है। लेकिन झाबुआ अलीराजपुर के गांव में आप जाएंगे ट्राइबल विलेज में, तो वहां विकास भी कंपैरेटिवली कम है और रोजगार की जरूरत भी ज्यादा लोगों को है। तो हम तय नहीं करेंगे, राज्य इस आधार पर कि आवश्यकता क्या है, ठीक है, रोजगार के कितने अवसर यहां देने पड़ेंगे, ग्रेडिंग कर लेगा और पैसे का बंटवारा राज्य ही तय करेगा कि किस पंचायत को कितना जाना है। जहां ज्यादा जरूरत है वहां ज्यादा जाना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।